मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ और प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें भीड़ में खोया हुआ आदमी कहानी का एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहा हूँ। कहानी के लेखक लीलाधर शर्मा पर्वती हैं। जैसा कि तुम्हें बता चुके हैं, आज हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान चीन का है, इसके बाद भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। आज की जनसंख्या 135 करोड़ पहुंच चुकी है। आज से 74 साल पहले जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, उस समय देश की जनसंख्या मात्र 34 करोड़ थी। लेकिन आज़ादी के बाद हमारा देश हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे कल कारखाना हो, कृषि हो, संसाधन हो, यातायात के साधन हो या स्वास्थ्य केंद्र सेवाएं हों। हर क्षेत्र में निरंतर विकास करता चला गया है। आज हमारा देश, जो कि अभी 30-35 साल पहले अविकसित क्षेत्र के रूप में, अविकसित देश के रूप में था, आज विकासशील देशों में अपना पहला स्थान रखता है। भविष्य में संभवतः यह विकासशील देशों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करा सकता है। इतना होते हुए भी आज हमारा देश सभी प्रकार की समस्याओं से निरंतर जूझ रहा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति, अपराध प्रवृत्ति या आंतरिकता के स्तर पर, असुरक्षा के स्तर पे यह बहुत आगे बढ़ चुका है। इसका एक दूसरा रूप आतंकवाद है। और इस तरह से हमारा देश आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। लेखक इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहता है कि यदि समय रहते हुए देश के नागरिक अपने अंदर स्वयं विचार करें, इस भयावह जनसंख्या के द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए उपाय ढूंढें, उस पर विचार करें कि क्या वास्तव में सभी समस्याओं की जननी यह जनसंख्या वृद्धि है। यदि हाँ, तो उस पर विचार कर उसके नियोजन के लिए कुछ उपाय ढूंढें और इस तरह से हम जनसंख्या वृद्धि की दर को कम से कम करके अपने जीवन और अपने देश के भविष्य को प्रगति के मार्ग में अग्रसर करने में अपनी अग्रगण्य भूमिका निभा सकते हैं। अब मैं तुम लोगों को इस पाठ से संबंधित कुछ अवतरणों पर प्रश्न और उत्तर कराने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना
पहला पेज नंबर 51 पे यहाँ पे देखोगे तुम लोग, ध्यान से देखो 51 पेज। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। ये लाइन मैंने तुमको 2 लाइन दिखाया, इस लाइन को अंडरलाइन करना। और अब इस अवतरण से संबंधित मैं तुम्हें प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूं। पहला प्रश्न, इस कहानी में उपर्युक्त पंक्तियां किसने कही, आज से स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर मैं दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। उपरोक्त पंक्तियां भीड़ में खोया हुआ आदमी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक लीलाधर शर्मा पर्वती हैं। उपरोक्त पंक्तियों को लेखक ने स्वयं अपने से कह रहा है, या यह कह सकते हैं कि हम सभी श्रोताओं को या पाठकों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि वह अपने अभिन्न मित्र के यहाँ उसकी लड़की की शादी में हरिद्वार जाने के लिए 15 दिन पहले स्टेशन पर अपने टिकट को आरक्षित कराने के लिए पहुंचा, लेकिन प्लेटफार्म पर टिकट पाने के इच्छुक उस दिन के लिए स्टेशन के सामने से लेकर के बाहर तक लोगों की इतनी भीड़ थी कि लेखक देख कर दंग रह गया। जब घंटों बाद लेखक की बारी आई तो टिकट रिजर्वेशन करने का अधिकारी उससे यह कहकर बताया कि हरिद्वार जाने के लिए किसी भी गाड़ी में किसी भी प्रकार का सीट आरक्षित नहीं हो सकती, क्योंकि सभी सीटें पहले से आरक्षित हो चुकी हैं। अब प्रश्न नंबर 2 होगा, लेखक ने अपने मित्र का क्या प्रारंभिक परिचय दिया। उसी ध्यान देना, इसी लाइन से संबंधित ये प्रश्न है। मैंने तुमको पहले ही बताया कि 2 लाइन देकर के इस पे 4 प्रश्न उठेंगे। तो दूसरा प्रश्न है जो है तुम्हारा, ध्यान देना, लेखक ने अपने मित्र का प्रारंभिक परिचय क्या बताया। ध्यान देना, लेखक लीलाधर शर्मा पर्वती का मित्र श्यामलाकांत हैं। वे लेखक के परम मित्र हैं और हरिद्वार में रहते हैं। उनका एक बड़ा परिवार है जिनमें 4 लड़के तथा 3 लड़कियां हैं। वे सभी बच्चे श्यामलाकांत दुबे जी के छोटे से मकान में एक साथ रहते हैं। श्यामलाकांत जी अपने निजी जीवन में बड़े लापरवाह थे। लापरवाह करने का तात्पर्य है कि वह बड़े ही सीधे साधे थे, परिश्रमी थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि इतने बड़े परिवार हो जाने पर उनका परिवार सुशिक्षित होगा या नहीं, उन्हें अच्छे ढंग से खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है या नहीं। इन सभी बातों पे उन्होंने नहीं ध्यान दिया। इसी को कहते हैं निजी जीवन।
जो सच में अब दुखदाई उन्हें लग रहा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेखक का मित्र परिश्रमी, सीधे सादे जीवन वाला तथा एक बड़े परिवार का मुखिया है, जिसके ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस समय है। प्रश्न नंबर अब तीसरा देखो, ध्यान देना। स्टेशन पर आरक्षण क्यों नहीं हो पाया? स्टेशन पर आरक्षण क्यों नहीं हो पाया? तो प्रश्न के उत्तर में मैं कहूँगा कि लेखक जब स्टेशन पर पहुँचा, हरिद्वार जाना उसे आवश्यक था, क्योंकि वह अपने मित्र की लड़की की शादी में जाने के लिए उत्सुक था। पहुंचना समय से ज़रूरी था, इसलिए वह हरिद्वार के लिए अपना टिकट आरक्षित कराना चाहता था। स्टेशन पर जब पहुंचा तो स्टेशन पर पहले ही से हज़ारों की भीड़ थी। 2 घंटे के बाद उसका खिड़की पर नंबर आया, और जब वह खिड़की पर पहुंचा तो मास्टर ने बताया कि हरिद्वार जाने के लिए उस दिन के तारीख में किसी भी प्रकार का टिकट नहीं है, किसी भी प्रकार का सीट नहीं है, क्योंकि सभी सीटें पहले से ही आरक्षित हो चुकी हैं। इसलिए मायूस होकर के लेखक अपने घर वापस आ गया। अब चौथा प्रश्न होगा, इसका ध्यान से सुनना। यात्रा के दिन लेखक को कैसे अनुभव प्राप्त हुआ? ध्यान देना, प्रश्न यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से देख लो। यात्रा के दिन लेखक को कैसे अनुभव प्राप्त हुए? लेखक को, ध्यान देना, लेखक का हरिद्वार जाना जरूरी था, इसलिए वह टिकट कराने स्टेशन पे गया। टिकट आरक्षित न हो सका, लेकिन जाना जरूरी था, इसलिए वह नियत समय से स्टेशन पर पहुंच गया। लेखक चूँकि यह जान चुका था कि उसका रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए अपने साथ में कोई ज़्यादा सामान नहीं लिया। इस तरह से वह थोड़ा सा सामान लेकर के, हल्का फुल्का सामान लेकर के स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंचा। लेकिन उसने देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लोगों की भीड़ देख करके वह स्तब्ध रह गया। उसने एक कूली का सहारा लिया। कूली उसे खिड़की के माध्यम से कंपार्टमेंट में किसी तरह से ढकेल कर अंदर किया। वहाँ पे लेखक देखता है कि गाड़ी में तिल रखने का जगह नहीं था, और इस तरह से वह वहाँ भी, कहने का मतलब गाड़ी के अंदर भी भीड़ को देख करके आश्चर्य करने लगा, और यह सोचने लगा कि यह सब क्या है, क्यों है, कैसे है। इस तरह से वह गाड़ी ठीक समय से धीरे धीरे प्लेटफार्म को छोड़ती हुई आगे बढ़ती है। लेखक को लक्सर में गाड़ी बदलनी थी, इसलिए उसी तरह से, किसी भी तरह से वह गाड़ी से बाहर आया। जब डिब्बे से बाहर आकर के वह देखता है प्लेटफार्म पे, तो वहाँ भी हज़ारों की भीड़ प्लेटफार्म पे लगी हुई थी। इतना ही नहीं, जब उसने रेलगाड़ी के छत पर देखा तो वह देखता है कि छत पर भी भीड़ लगी हुई है। वह सोचने लगता है कि यह क्या हो रहा है, यह कैसे हो रहा है कि लोग आज रेल के नियम, रेल की पाबंदियां
अनुशासन व्यवस्था सबको तोड़ करके अपने जीवन को जोखिम में डाल करके रेल के छत पर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। इस तरह से लेखक वहाँ भी इस भीड़ के विषय में सोचने लगता है। इतना ही नहीं, जब वह लेखक के घर पहुंचता है और वहाँ पे उसके मित्र के बड़े बेटे दीनानाथ ने जब उसे बताया कि वह पढ़ करके 2 साल से बेकार पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा, तुम रोजगार दफ्तर में जा कर के क्यों नहीं अपना नाम लिखाए होते। तो उसने कहा कि रोजगार दफ्तर में भी चाचा जी मैं गया था। रोजगार दफ्तर में पूरा दिन बीतने के बाद जब संध्या के समय मेरा समय आया, मेरी बारी आई, तो मैंने खिड़की पर अपना अंक पत्र, आवश्यक कागज पत्र सब ऑफिसर को दिया। उसने मेरे कागज़ को तो ले लिया, मेरा नाम भी नोट कर लिया, लेकिन कहा कि मैं तुम्हारा नाम तो नोट कर लेता हूँ, लेकिन नौकरी पाने कि यह मत सोचना कि नौकरी तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगी, तुम अपना कुछ और भी देखते रहना। इसके बाद लेखक को एक अनुभव और होता है, जब लेखक के मित्र का दूसरा बेटा सुमंत आता है और अपनी माँ से यह कहता है कि माँ, एक कप चाय बना को दो, थकान बहुत आ रही है और भूख भी लगी हुई है। सुबह से लेकर के शाम हो गई, राशन की दुकान पे मैं राशन की लाइन में खड़ा रहा, वहाँ मुझे थकान बहुत दिखाई दी। राशन भी पूरा नहीं मिला, क्योंकि जब तक मेरी बारी आई तब तक वहाँ पे राशन अधिक से अधिक ख़त्म हो चुका था। दुकानदार ने कहा कि अब तो यही सब बचा हुआ है, थोड़ा बहुत, यही से तुम अपना गुजारा करो, और मुझे पूरी तरह से राशन भी नहीं मिल सका। इस तरह लेखक को एक अलग अनुभव हुआ। और फिर जब उसने अपने मित्र श्यामलाकांत के परिवार, उनके बच्चों, बीमार बच्चों, उनकी स्वयं की अपनी औरत जो स्वयं दुर्बल थी, चेहरा पीलापन से ग्रसित था, देख करके, उनके छोटे मकान को देख करके यह अनुभव कर लिया कि उनके मित्र का जीवन बड़ा ही दुखदायी है, और इन सब का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसके अलावा लेखक ये भी सोचता है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण ढूंढना पड़ेगा और इस पर स्वयं विचार करना पड़ेगा। यदि हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का नियोजन नहीं करते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब हम समस्याओं के भीड़ में खो जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किस स्थान पे हैं, किस कार्य के लिए आए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इन 4 प्रश्नों के साथ में आज का अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में तुम सभी को मैं एक्सरसाइज का दूसरा अंश कराऊंगा। धन्यवाद।